Hello student, this is Alam. Welcome to Science Era. Now today we discuss about the very important topic from life process class 10. Just name is the respiration. Means to say that we discuss in this video about the respiration means कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है, रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होते हैं, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे कैसे होते हैं. तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं आज. तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन या बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन सिंगल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलाकर ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाते हैं. अगर आपको टॉपिक पता चल जाता है, अगर टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है, अगर आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है, बेसिक पता चल जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाए या शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाए, आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं. तो चलिए माय डियर स्टूडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए. मीन्स टू से दैट कि हमारे बॉडी में जो भी वर्क होते हैं ना, जो भी एक्टिविटी होते हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारा बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और इस एनर्जी को पूरा करने के लिए हम लोगों के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे फूड को, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ग्लाइकोजन, जैसे मैंने आपको लैब प्रोसेस में बता रखा है, इस ग्लाइकोजन को हमारा बॉडी क्या करता है? ब्रेक करता है. मीन्स हमारा बॉडी नहीं बल्कि बॉडी के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उस फूड को जो स्टोर होते हैं ना, उसको ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज होते हैं एनर्जी. मतलब ये कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी जो हमारे बॉडी में बाकी एक्टिविटी को काम करने के लिए हेल्प होते हैं. तो यहाँ पे बात हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स फूड का ब्रेक होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग. ग्लूकोज का फॉर्मूला तब जानते हैं आप लोग, लैब प्रोसेस में ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में पढ़ रखा आपने कि C6H12O6 प्लस 6O2 एरो देन 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो जाएंगे, 6 वाटर एंड ATP मीन्स एनर्जी. और ये एनर्जी किस फॉर्म में होंगे? ATP के फॉर्म में. और वो एनर्जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाते हैं. अब ये ATP क्या है? ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है. और इस ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, जो सेलुलर प्रोसेस में या बॉडी में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे अगर बात कर सकते हैं सेल डिवीजन हो रहा हो, जैसे बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन हो रहा हो, जैसे बात कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, जैसे बात कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा. मीन्स टू से दैट inside the cell, inside the tissue, inside the organ, inside the body, all the activity which is performed by the help of energy. तो बात समझ में आ गई बातों को. यहाँ पे मैंने आपको बता रखा ATP जो कि एनर्जी करेंसी है, जो फूड के ब्रेक होने पे बनता है. अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि ATP बनता है कैसे. माय डियर स्टूडेंट, ATP बनता है ADP से, मीन्स एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो ऑलरेडी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंस होते हैं. समझ में आ गया बात. अब ये ADP और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपके NCERT में मोर टू नो में ऑलरेडी लिखा हुआ है. अब वहां पे जो NCERT में जो लिखा हुआ है कि ADP को PI मतलब फॉस्फेट को ऐड करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी. यहाँ तक बात समझ में आ गई बात. अब ये एनर्जी को यूटिलाइज करके मिलाकर बनाया जाएगा ATP. यहाँ तक बात समझ में आ गई बात. मीन्स हो गया कि ADP को फॉस्फेट को जोड़ने के लिए ATP की आवश्यकता होगी, और ये ATP दोनों के जुड़ने के कारण बनेगा. समझ में आ गया बात. अब आ जाते हैं उसके अदर हैंड में. व्हेन द ATP इज ब्रेकन डाउन इनटू अगेन ही कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस फॉस्फेट प्लस 30.6 जूल किलो कैलोरी. समझ में आ रहा है? किलो पर कैल. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आपको कि एक ATP को तोड़ने पे 30.6 जूल एनर्जी, किलो जूल एनर्जी रिलीज होते हैं, और एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक होने में लगभग 38 ATP एनर्जी रिलीज होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम लोग ATP के बाद आगे बात करते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन.
क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा से बहुत आराम से समझाऊंगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट में बहुत जल्दी मेरा वीडियो बन रहा था तो मुझे लग रहा कि बहुत से लोगों को बोरिंग हो रहा होगा, तो इसको बहुत अच्छा से देखना तो आपको समझ में आएगा। माय डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन जो है ये 2 बेस पे होते हैं। फर्स्ट नंबर इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड नंबर इज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स होता है द रेस्पिरेशन मीन्स द ब्रोकन डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक में क्या होता है कि ब्रोकन डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होते हैं तो वो सब ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं। मीन्स चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे वो एमीबा की बात कर ले या फिर इंटेलिजेंट एनिमल्स हम लोगों की बात कर लेते हैं, जो एनिमल्स ऑक्सीजन को ले रहे हैं वो एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स टू से दैट कि अगर हम लोग फूड खाते हैं वो फूड आपके सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, और वो फूड तभी ब्रोकन डाउन होंगे जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। मीन्स अगर आपके सेल्स के अंदर फूड प्रेजेंस है तो वो फूड जो है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम इनसाइड द सेल, मीन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इज ब्रोकन डाउन अगेन एंड अगेन, then in absence of oxygen it will converted into pyruvate और pyruvic acid। याद रहेगा आपको, मतलब कि आपका ग्लूकोज जो है वो टूट टूट के पायरुवेट में आके साइटोप्लाज्म में वो रुक जाएगा और 2 ATP एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। लेकिन ये कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, याद रखना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। याद रहेगा आपको, मीन्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट this process is known as glycolysis, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं। अब हम आगे क्या स्टेप को समझाते हैं आपको। माय डियर स्टूडेंट, कि when this pyruvate enter inside the mitochondria till when the oxygen will come inside the cell, मीन्स ये तब तक सेल के अंदर, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा फाइनल ब्रोकन डाउन, फाइनल ऑक्सीडेशन के लिए, जब तक कि ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं आते हैं। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पायरुवेट को रिसीव करेगा और एक प्रोसेस को करेगा जिसका नाम होगा क्रेब्स साइकिल। याद रखना, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या प्रेजेंस हो, कब होंगे ये, व्हेन ऑक्सीजन एंटर इनसाइड द सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात। अब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होंगे। वो एंजाइम इस पायरुवेट को अगेन ब्रेक करके क्या कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में और 38 ATP, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने आपको 2 प्रोसेस बता रखा। पहला प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हुआ, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात। अगला स्टेप जिसका नाम है वो है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट बिल्कुल उसके उल्टे है, मीन जस्ट इसका रिवर्स है। वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस हो रहा था तब एरोबिक हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस होने पे एनाएरोबिक होंगे। अब यहाँ पे मैं 2 स्टेप बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप है जिसका नाम है फर्मेंटेशन, दूसरा स्टेप है जिसका नाम है मसल्स फैटिग। मीन्स हेवी एक्सरसाइज हम लोग काम करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम अगर आप कर लेते हो तो क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होता है, मतलब कि बदन में दर्द हो जाते हैं। समझ या तो पता आपको होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो ना, अचानक से कोई ऐसा काम कर लेते हो, अचानक से दौड़ लिया आप बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत जोर जोर से आप सांस लोगे आप, है ना। और आपके जो रेस्ट जब लोगे आपके मसल्स में क्रैम्प होंगे। क्रैम्प मीन्स मसल्स दर्द कर, या बोले तो बदन हाथ दर्द करना, है ना, पैर दर्द करना, एड़ी दर्द करना, ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक वो एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग जो ऑक्सीजन नहीं लेते, और दूसरा उस एनिमल्स की बात करने जा रहे हैं जो ऑक्सीजन लेते होते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि आपका ब्रीथिंग रेट इतना फास्ट होता है कि आप ऑक्सीजन सही से ले नहीं पाते। चलिए स्लोली दोनों का डिस्कशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज फर्मेंटेशन।
ये क्या होता है, ये बिल्कुल उसी स्टेप के जैसा जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में बताया कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है ईस्ट। सब नाम तो सुना होगा आप लोगों को, पाव रोटी में जो ईस्ट डाले जाते हैं ना, समझ रहे बात ना। ये आप भी बोल सकते हैं अल्कोहल बनाने में ईस्ट का बहुत ज्यादा यूज किया जाते हैं। चलिए समझते हैं, ईस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, ये बात आपको पता है। लेकिन पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद वो डायरेक्टली उसी सेल्स में क्या करते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज इट डजंट नीड्स ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। समझ में आ रहा बात ना। और सिर्फ 2 ATP में सिर्फ 2 ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही रिलीज होंगे। ये था, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा, फर्मेंटेशन। मतलब ये कि वो प्रोसेस जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन। तो ये बात समझ में आ गई बात आप लोग। और ये कौन करते हैं, ईस्ट। ये जो क्वेश्चन मैं आपको ये जो चीज समझा रहा हूँ ना, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज फर्मेंटेशंस, कौन सा प्रोसेस, एक प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें अल्कोहल बनते हैं, है ना। कौन करते हैं, तो ईस्ट करते हैं। कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी, क्योंकि आपको बता रखा मैंने कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाएगा, वो तभी जाएगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात। अब हम आपको इसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 जो है वो है मसल्स फैटिग, या What will happen when do heavy exercise। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके मसल्स में, आपकी बॉडी में अचानक से बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे आप, तो क्या होगा, अचानक से सारा बॉडी का सारा एनर्जी यूज हो जाएगा। तो ये आपके ब्रेन को क्या लगेगा कि आपका बॉडी अचानक से सारा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उसको जल्दी एनर्जी देना है ना। अब आपको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोगों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेने के लिए आपको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, मींस आपको लंग्स को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसके बिना पर ऑक्सीजन जाता तो है लंग्स में, लेकिन वो 30% 40% ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं, बाकी 60% आपके लंग्स से वापस रिटर्न हो जाते हैं, जिसके कारण आपके वो मीन्स बोले तो उसको वॉलेंट्री जो आपके ऑर्गन है, उस ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण वहाँ पे मसल्स में जो आपका बनना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वो तो बनते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम होगा लैक्टिक एसिड। अब इस पूरा प्रोसेस को समझा दूं मैं, जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है कि कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये बात तो पता है। लेकिन ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा था, जैसा मैंने आपको एरोबिक में बताया कि ऑक्सीजन आएगा तभी आपका पायरुवेट और पायरुविक एसिड एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं हुआ, जिसके कारण आपके साइटोप्लाज्म ने क्या किया, इस पायरुवेट को जस्ट कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया माय डियर, वो कर दिया कन्वर्ट लैक्टिक एसिड में, और वहां पे भी आपको 2 ही एटीपी मिलेगा, जिसके कारण आपके बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस या बहुत ज्यादा मसल्स पेन होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका सॉल्यूशन है आराम करना, मसाज करना, ऑयल मसाज करना, वार्म वाटर मसाज करना। जैसे हम लोग बचपन में, आपको पता होगा, जब आप काम करते हो या कोई काम, तो मम्मी क्या करती है, पैर में तेल लगा देती है, गर्म करके उसको मसाज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड वापस से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा और वो पूरी तरह से ब्रेक हो गए, फिर से आपको एटीपी रिलीज करेगा। मतलब ये कि अगर आप दोपहर में काम करते हो, दिन भर काम किए, और रात में अगर सोते हो आप, तो आपको नींद तो बहुत अच्छी आएगी, और साथ ही साथ मॉर्निंग होते हुए क्या होगा, आपका बॉडी का सारा पेन खत्म हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मसल्स फैटिंग में होता क्या है, मसल्स फैटिंग में हो रहा है क्या कि ग्लाइकोलाइसिस तो चल ही रहा है, फर्मेंटेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन क्रेब्स साइकिल नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्रेब्स साइकिल तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होंगे। अब यहाँ पे आप लोग जो है, खुद बच्चे लोग जो है वो ये याद कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी का है और ये चीज एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। तो इसका बेसिक समझ लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में दूसरा डिफरेंस, ऑक्सीजन की नीड होती है, जबकि उसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है।
एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, जो आपको लिखना है, याद करना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, जबकि इसमें जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड तो होंगे लेकिन एनर्जी बहुत लेस होगा, जबकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा रिलीज होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो यूकार्योटिक सेल्स में होते हैं, मीन चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, लेकिन एनारोबिक जो होते हैं वो यूकार्योटिक नहीं बल्कि प्रोकार्योटिक सेल्स में होते हैं, आरबीसी वाले सेल्स में होते हैं या मसल सेल्स में होते हैं जो कि यूकार्योटिक होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब बात करते हैं कि प्लांट्स जिसमें लंग्स नहीं होते हैं, प्लांट जिसमें हार्ट बीट नहीं होते हैं, हार्ट बीट मीन्स उसमें हार्ट नहीं होते हैं, तो आखिर ये प्लांट सांस लेते कैसे? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट मूव करते नहीं है। प्लांट मूव नहीं करते तो क्या उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट तो होते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फंक्शन नहीं हो रहा है। जैसे न्यू लीफ का निकलना, जैसे फ्लावर का निकलना, जैसे फ्रूट्स का निकलना, जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन होना, जैसे फूड ट्रांसपोर्टेशन होना, जैसे रूट का निकलना, ये सारी चीजें इंटरनल सेलुलर एक्टिविटी हो रहे हैं माय डियर। तो ये सारे एक्टिविटी में एनर्जी तो चाहिए, और इस एनर्जी के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेगा और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों में और प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है। हम लोगों में सिर्फ रेस्पिरेशन होते हैं, लेकिन प्लांट्स में रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि एक एक्टिविटी बेस बता दूं आपको कि प्लांट्स को अगर किसी बंद रूम में रख दिया जाए तो क्या वो लंबा जिंदगी जिएगा, क्या वो मर जाएगा? नहीं। अगर हम लोगों को किसी बंद रूम में रख देते तो हम लोग मर जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर प्लांट्स की बात कर लेते हैं तो वो कभी भी नहीं मर सकते। क्यों? Because it does photosynthesis in the presence of light and releases of oxygen, and again it will take the oxygen and then it releases carbon dioxide। मतलब कि यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों काम को करता है, मतलब कि वो रेस्पिरेशन भी करता है और वो ऑक्सीजन मींस फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं डे और नाइट की बात। प्लांट में क्या होते हैं ना कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन मींस फोटोसिंथेसिस का जो स्पीड होता है ना वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन रात के वक्त में रेस्पिरेशन स्पीड होता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते वो, क्योंकि लाइट के एब्सेंस होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन केस की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रात के वक्त में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको बाद में बात करूंगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस का स्पीड ज्यादा होता है तो रेस्पिरेशन का स्पीड कम होता है। रात में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का स्पीड कम हो जाती है, मींस नो फोटोसिंथेसिस, तो रेस्पिरेशन रेट जो होता है ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारे बोलते हैं कि पूर्वज लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है रिवर्स में मींस ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मींस परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण सफोकेशन से उसको मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है। तो बात समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को कि वाई प्लांट टेक ऑक्सीजन प्लांट इसलिए देते करता है क्योंकि उसे भी सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए बार बार एनर्जी बनाने पड़ेंगे, सेम एज द प्लांट, सेम एज द एनिमल। जैसे हम लोग करते वैसे प्लांट्स को भी करना पड़ता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि प्लांट्स हम लोगों के जितना फास्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बाद ना तो लंग्स होते, ना हार्ट्स होते, ना उसके बाद कोई बॉडी ऑर्गन जो लगातार मूव करते हैं। बात समझ में आगे बात होगा। अब बात कर लेते प्लांट्स रेस्पिरेशन करते कहाँ से। तो बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द स्टोमाटा। स्टोमाटा की बात तो कर ली हम लोग। स्टोमाटा का अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? फंक्शन। क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में स्टोमाटा का वर्किंग फंक्शन बताया था। यहाँ पे बात करें स्टोमाटा फंक्शंस क्या आते हैं, इसमें दो फंक्शंस। पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, अलग अलग प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और आपका रेस्पिरेशन के लिए। और दूसरा पॉइंट, इसके बीच में क्या हो जाते हैं? ट्रांसपिरेशन भी होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिला, मतलब कि फंक्शन दो मिला, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस मिला और दूसरा मिल जाता है आपको ट्रांसपिरेशन। तो पॉइंट नोट है। ये तो हो गया स्टोमाटा का छोटा मोटा बात। अब बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करना चाहता हूं मैं, जो मैं भूल गया हूं, मैं आपको फिर से एक बार मेमोराइज करा देता हूं। मैं एक पॉइंट होता है कंपनसेशन पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी दिन और रात दोनों के बाद मींस एट नाइट एट द डे टाइम, ये दोनों में
फोटोसिंथेसिस रेट और रेस्पिरेशन रेट ये दोनों क्या होता है, अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन कंपेंसेशन पॉइंट एक पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे रेस्पिरेशन रेट और फोटोसिंथेसिस दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो कौन होते हैं, डॉन एंड डस्क टाइम, मतलब जहाँ पे सूरज की रोशनी ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा। शाम के वक्त की बात कर लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट और रेस्पिरेशन रेट इक्वल होता है, और मॉर्निंग के टाइम बात कर लेते हैं जिस वक्त जो है फोटोसिंथेसिस रेट और रेस्पिरेशन रेट दोनों क्या होते हैं, सेम हो। इसके अलावा अगर इस टाइम के जरा सा भी ऊपर नीचे अगर हुआ है ना, जहाँ पे सूरज पूरी तरह से डूब जाए तब, या सूरज पूरा उग जाए तब, इस दोनों केस में क्या होगा, ये दोनों अप एंड डाउन मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग में काम करते हैं। ये तो बात होगी स्टोमाटा का। ये सॉरी, इसके बाद में कॉम्बसन से बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ मैं रेस्पिरेशन प्लांट लेते कैसे। माय डियर स्टूडेंट, स्टोमाटा का बात तो हो गया, अब बात करते हैं प्लांट जो है रूट हेयर से भी सांस लेते हैं। आप देखे होंगे, अगर आप कभी गांव कभी घूमे होंगे तो देखे होंगे किसान जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी को बहुत ज्यादा हल्का कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी से भी प्लांट, मतलब रूट हेयर से भी प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमेशा कलेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप देखेंगे, अगर वैस में किसी गमले में फूल को लगाते तो वो फूल जल्दी बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि मिट्टी बहुत अंदर होता है और बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उसको कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, सट जाते हैं वो, तो इसलिए स्पेस नहीं बचता है। इसलिए आपको क्या करना, उस मिट्टी को हल्का करते हैं। अगर ऐसा करते हो प्लांट बढ़ेगा भी और प्लांट हमेशा यंग होगी, ठीक है ना। अगर आप उसको पूरी तरह से चॉक कर देते हैं, लॉक्ड कर देते हैं, मतलब पानी भर देते हैं, तो क्या होगा, प्लांट मरने का भी चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसे सांस नहीं लेना पड़ता। तो माय डियर स्टूडेंट, वो सेल्स में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे कि प्लांट्स अगर रूट से सांस ना ले पाए या स्टोमाटा नहीं, से बहुत से पौधे देखे होंगे आप, बहुत से पौधे जो है उसके लीफ जो है खास करके विंटर मीन्स ऑटम सीजन में या विंटर सीजन में उसके सारे लीफ गिर, जैसे पीपल का पौधा ले सकते हैं, नीम ट्रीज ले सकते हैं, आपका बेल का पौधा ले सकते हैं, पेड़ ले सकते हैं, इसके सारे पत्ते जो है किसी मौसम में पूरी तरह से झड़ जाते हैं। जब पूरी तरह से झड़ जाते थे, वी नो डैट दे डू द फोटोसिंथेसिस थ्रू द स्टोमाटा। जब स्टोमाटा है ही नहीं, मीन्स लीफ नहीं तो स्टोमाटा नहीं, स्टोमाटा नहीं तो ऑक्सीजन जब गैसेस करेंगे कैसे, तो फिर वो जीवित रहते हैं कैसे उतना दिन तक। इसका मतलब कि वो किसी और जगह से भी सांस ले रहे हैं, डेट मीन डिफ्यूजन चल रहा है, ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर रहे होंगे तो उसके पास फूड ऑलरेडी स्टोर होगा, है ना, फॉर द फ्यूचर, तो वो उस जगह से जो है ऑक्सीजन को गैदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है द पार्ट इज नोन एज द लेंटिसेल्स, मतलब कि वो जो जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, जिसको बार्क बोलते हैं, छिलका बोलते हैं ना, उसमें देखिए होंगे आप बहुत से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। और वही वो रीजन है जो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। अब बोलेंगे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बात कर दूं कि बहुत से पौधे को क्या करते हैं, लोग छाट देते हैं, उसको कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कट कर देते हैं तो फिर जिस जगह से लीफ निकलता होगा ना, देखिए होंगे ध्यान से, जिस जगह से लीफ निकलेगा ना, वही वो जगह जहाँ हम लोग लेंटिसेल्स बोलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 3 पॉइंट आज बताया, व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन means anaerobic and aerobic, and point number 4 respiration in plants। ये सब मैंने बहुत अच्छा से समझाया मैंने आपको, इसको आप अच्छा से, बहुत आराम से, बहुत ईमानदारी से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके इसी से रिलेटेड लेके आ रहा हूँ मैं, वो होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, मीन्स व्हाई हाउ वी विल टेक ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेके क्या करते हैं ये तो मैंने बता दिया। अब ये बात करूंगा मैं आपको कि हम लोग ऑक्सीजन लेते कैसे हैं, हम लोग के बॉडी में लंग्स कैसे काम करते हैं, लंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या सिर्फ लंग्स रहना ही जरूरी है, छाती की हड्डी में रिबकेज आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है। ये सारी बातें हम आपको डिस्कशन करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग आगे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।